नमस्कार। सोचिए, एक कानून जो बना था टाइपराइटर के जमाने में, क्या वो आज के इंटरनेट के दौर को काबू कर सकता है? यही वो बड़ा सवाल है जो स्त्री अशिष्ट रूपण संशोधन विधेयक 2012 के बिल्कुल सेंटर में है। आज हम इसी कानून के सफर को समझने वाले हैं जो कागज से पिक्सल तक की चुनौतियों से जूझ रहा है। ये जो तस्वीर है ना, ये एक तरह से पूरी कहानी बयां कर देती है। 1986 में कानून बना था उस दुनिया के लिए जहां टाइपराइटर और अखबार हुआ करते थे। लेकिन आज की सच्चाई क्या है? स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया। कानून तो कागज पर लिखे शब्दों को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन असल में अपराध अब पिक्सल्स और डेटा की दुनिया में हो रहा था, और इसी टेक्नोलॉजी के गैप को भरने की जरूरत महसूस हुई। तो चलिए, इस गैप को ठीक से समझने के लिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। देखते हैं कि ये 1986 का मूल कानून आखिर था क्या और इसे किस दुनिया के लिए डिजाइन किया गया था। तो कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं इसके बारे में। इसे 2 अक्टूबर 1987 को लागू किया गया था। मकसद बिल्कुल साफ था। एडवर्टाइजमेंट्स हो, कोई पब्लिकेशन हो या कोई भी लेख, उसके जरिए महिलाओं के अपमानजनक चित्रण को रोकना। और हाँ, ये कानून पूरे भारत में लागू होता है। अब आते हैं इस कानून की सबसे दिलचस्प बात पर। वो है अशिष्ट रूपण की परिभाषा। कानून के हिसाब से किसी महिला का चित्रण तब अशिष्ट माना जाता था जब वो खुद अशिष्ट हो, अपमानजनक हो या फिर उससे पब्लिक मोरालिटी खराब होने का खतरा हो। ये परिभाषा थोड़ी गोलमोल सी है जो उस समय की सोच को भी दिखाती है। अच्छा, कानून को लागू करने के लिए सजा भी तय की गई थी। अगर कोई पहली बार ये अपराध करता तो उसे 2 साल तक की जेल और 2000 रुपए का जुर्माना हो सकता था। आज सुनने में शायद ये रकम कम लगे, लेकिन उस जमाने में इसे एक बड़ा निवारक माना जाता था। और अगर अपराध दोहराया गया तो सजा और भी सख्त हो जाती थी। और फिर कहानी में एंट्री होती है टेक्नोलॉजी की। तकनीक ने ऐसे नए रास्ते खोल दिए जिनके बारे में 1986 में किसी ने सोचा तक नहीं था, और यहीं से पुराना कानून कमजोर पड़ने लगा। प्रॉब्लम यहां थी। देखिए, 1986 का कानून सिर्फ प्रिंट मीडिया के लिए था, यानी अखबार, मैगजीन, किताबें। लेकिन फिर इंटरनेट, सोशल मीडिया, एमएमएस और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का सैलाब आया। ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक था। पुराना कानून इस नई डिजिटल दुनिया के लिए तैयार ही नहीं था, जिससे एक बहुत बड़ा कानूनी खालीपन पैदा हो गया। तो इस डिजिटल चैलेंज से निपटने के लिए 2012 में एक सॉल्यूशन सामने रखा गया, ये संशोधन विधेयक। ये पुराने कानून को नए डिजिटल जमाने के लिए अपग्रेड करने की एक बड़ी कोशिश थी। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव था इसके दायरे को बढ़ाना। जहां 1986 का एक्ट सिर्फ प्रिंट मीडिया तक ही सीमित था, वहीं 2012 के बिल ने इसमें इलेक्ट्रॉनिक और ऑडियो विजुअल फॉर्म्स को भी जोड़ दिया। इसका सीधा मतलब था कि अब इंटरनेट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, वीडियोस, यहां तक कि ऑडियो कंटेंट भी इसके दायरे में आ जाएगा। और ये एक और बहुत ही जरूरी बदलाव था। परिभाषा को बदला गया। अब फोकस पब्लिक मोरालिटी को भ्रष्ट करने जैसी अस्पष्ट बात से हटाकर इस पर लाया गया कि क्या महिलाओं को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट यानी एक यौन वस्तु के तौर पर दिखाया जा रहा है। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, ये सोच में एक बड़ा बदलाव था। अब मकसद नैतिकता की पहरेदारी नहीं, बल्कि महिलाओं को वस्तु बनाए जाने से रोकना था। इस बदलाव को और मजबूत बनाने के लिए सजा को भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया। ये बार चार्ट साफ साफ दिखाता है कि जहां पहले अपराध के लिए मैक्सिमम फाइन 2000 रुपए था, उसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक करने का प्रस्ताव था। साथ ही जेल की सजा को भी 3 साल तक बढ़ाने की बात कही गई। मकसद साफ था, एक मजबूत डर पैदा करना। लेकिन जैसा अक्सर होता है, कानून को अपडेट करना इतना सीधा और सरल नहीं होता। इसके साथ ही गरिमा और अभिव्यक्ति की आज़ादी के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की एक बहुत ही जटिल बहस भी शुरू हो जाती है। और इस मामले में कोर्ट्स का नजरिया बहुत अहम हो जाता है। अविक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के केस में अदालत ने साफ कहा था, हर न्यूड तस्वीर अश्लील नहीं होती। सबसे जरूरी चीज है कॉन्टेक्स्ट, यानी संदर्भ। अगर किसी तस्वीर का मकसद कला, प्यार या शादी को दिखाना है तो उसे सिर्फ अश्लील कहकर खारिज नहीं कर सकते।
लेकिन इतने बदलावों के बाद भी इस कानून के सामने आज भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। अशिष्ट और अनैतिकता जैसे शब्दों की कोई एक ठोस परिभाषा नहीं है, जिससे इसके गलत इस्तेमाल का खतरा हमेशा बना रहता है। क्या इसका इस्तेमाल मॉरल पुलिसिंग के लिए हो सकता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जैसे अभियानों को रोकने के लिए? और हमारे समाज का विरोधाभास भी तो देखिए। एक तरफ आइटम सॉन्ग चलते हैं और दूसरी तरफ जागरूकता अभियानों को नैतिकता के नाम पर रोक दिया जाता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कानून का असली मकसद क्या होना चाहिए? महिलाओं की सुरक्षा या फिर उनकी आज़ादी पर एक नैतिक पहरा बिठाना? ये एक ऐसा संतुलन है जिसे समाज और कानून दोनों को मिलकर साधना होगा, जहां सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों को बराबर जगह मिले।